गाइस इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर कंप्लीट किया था। तो काइनेमेटिक्स में हमने मोशन और उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था और वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी किया था। बट जैसे ही हम लॉज ऑफ मोशन में स्टार्ट आते हैं, वैसे ही हमें लॉज ऑफ मोशन में क्या मिलता है? सबसे पहले न्यूटन्स लॉज मिलते हैं, जो तीन लॉ है। उसके बाद आ जाता है बहुत सारे न्यूमेरिकल, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लॉक रखे हुए हैं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर भी ब्लॉक रखा हुआ है। फिर हमारा वेज और एंड ब्लॉक सिस्टम आ जाता है, साथ ही साथ पुली के साथ ब्लॉक लटका पड़ा है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पूछ लेता है कि अगर फोर्स लग रहा है तो बताओ कि ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर ये थ्री कॉम्बिनेशन है तो नीचे वाले पे फोर्स लगा दिया, बोलेगा कि ऊपर वाला आगे मूव करेगा कि नहीं करेगा, या फिर उल्टा कर दे, यानी कि ऊपर वाले पे फोर्स लगा दे और पूछे कि नीचे वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा। साथ ही साथ ये वेज वाले सिस्टम में भी ये सिंपल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, तो इनकी एक्सेलरेशन क्या होगा। सा इसमें जाओगे, ये हमारा पुली एंड स्ट्रिंग सिस्टम है, पुली स्ट्रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम है, तो पूछ लेगा कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। एंड अगर सरफेस पे फ्रिक्शन है और तो पूछेगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी अगर इस ब्लॉक को किसी एफ फोर्स से हम धक्का दे रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड जो है, यानी फ्री बॉडी डायग्राम एक तरीके का एक ऐसा वेपन है जो हमें हेल्प करता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। यानी एक क्वेश्चन करने का तरीका नहीं है, बट ये एक हमें एक ऐसा टूल है, यानी एक ऐसा हथियार है हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन को इजी बना देता है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में करते क्या है, तो वो समझने के लिए गाइज लेट स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को एनालिसिस करते हैं। यानी कि इंडिविजुअल जो ब्लॉक है, जैसे यहाँ पे 3 ब्लॉक है, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम हर ब्लॉक का अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। नीचे वाले का ब्लॉक का अलग फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ऊपर वाले का अलग होगा, एंड सबसे ऊपर वाले का अलग होगा। सेम इसी तरह इस पुली वाले में पुली का अलग ब्लॉक एफबीडी ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। सेम चीज़ इस ब्लॉक का अलग होगा। वेज सिस्टम में भी हर ये वेज का अलग फ्री बॉडी डायग्राम आएगा, इस ब्लॉक का अलग फ्री बॉडी डायग्राम आएगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो फ्री बॉडी डायग्राम में उस ब्लॉक पे या उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक अगर M1 को देखो, तो M1 पे डायरेक्ट कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है वो हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि M1 पे डायरेक्ट जो जो फोर्स लगेगी उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। ये नहीं कि कोई और इनडायरेक्ट रूप से कोई फोर्स लगा रहा है तो उससे एनालिसिस नहीं करेंगे। लाइक M1 पे क्या होगा कि M1 से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या क्या है, एक तो हमारा सरफेस है जहाँ पे रखा हुआ है, वो हो गया, और दूसरा M2 है इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी M2 जो होगा इस पे फोर्स लगा सकता है। बट M3 क्या है, वो M2 के ऊपर है, तो हमें M3 का फोर्स इस पे ड्रॉ नहीं करना है। हमें सिर्फ M1 के ऊपर सिर्फ ग्राउंड का फोर्स, और दूसरा इसका ग्रेविटी की वजह से जो लगने वाला फोर्स है, और तीसरा जो फोर्स होगा वो M2 की वजह से लगने वाला फोर्स होगा, ना कि हमें M3 की वजह से। M3 का फोर्स जो होगा सिर्फ M2 के ऊपर लगेगा, क्योंकि M2 के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। तो FBD में हम क्या करते हैं, जो डायरेक्ट फोर्सेस लग रही होती है उसी को हम ड्रॉ करते हैं। अब इसके लिए हम चलते हैं, पहले टाइप ऑफ फोर्सेस समझते हैं कि जो हमें FBD में ड्रॉ करने होते हैं। ये है हमारा लिस्ट ऑफ फोर्स जो हमें FBD में ड्रॉ करने होते हैं और जो डायरेक्ट लगते हैं। तो पहला हो गया हमारा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स क्या है, यानी कि अगर इसी ब्लॉक पे बोला जाए कि एक बंदा आगे की तरफ स्प्रिंग बांध के खींच रहा है, इस फोर्स को किसी F फोर्स से खींच रहा है, या फिर पीछे से धक्का दे रहा है F फोर्स से, तो ये क्या है, अप्लाइड फोर्स हो गया, ये किसी ने अप्लाई किया है। तो इस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हैज टू बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। यानी कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी कि वो धक्का दे रहा है या खींच रहा है, उसके हिसाब से हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो लाइक अगर बोला जाए धक्का दे रहा है तो उसका डायरेक्शन इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि वो पुश करेगा। अगर वो खींचेगा तो इस तरह से लगेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन राइट में होगा, एरो ऐसे जाएगी,
और मैग्नीट्यूड जो अगर एफ बोला है तो एफ लिख देंगे, कुछ और बोला है तो कुछ और लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा अप्लाइड फोर्स की वर्क का डायरेक्शन कैसे होगा। उसके बाद आ जाता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फोर्स जो हमें लगाना है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेट इज एम जी। अगर मास m1 है तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो एम जी हो जाएगा। एंड डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होता है ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, यानी कि हमेशा जो अर्थ है वो हर चीज़ को वर्टिकली डाउनवर्ड खींचती है अपने सेंटर की तरफ। तो इसमें जब हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये एरो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है। लाइक यहाँ पे देखो, जब धक्का मार रहे हैं तो एरो क्या दिखा रहा है कि इस पे धक्का लग रहा है। जब खींच रहे हैं तो ये एरो दिखा रहा है कि उसको खींचा जा रहा है। तो एरो जो रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और मैग्नीट्यूड हमें लिखना पड़ेगा। तो ये एम जी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डायरेक्शन क्या होगा वेट का, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दो फोर्सेस हमने अभी तक देखा, अप्लाइड फोर्स एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड फोर्स है टेंशन। टेंशन कब लगेगा, टेंशन तभी लगेगा जब जो ब्लॉक है वो किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है या फिर किसी रॉड से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग और रॉड जो होता है वहीं पे टेंशन हमें दिखाने होते हैं। अब टेंशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो टेंशन का डायरेक्शन जो होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन, यानी स्ट्रिंग पे जो फोर्स, स्ट्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट पे उसे हम टेंशन बोलेंगे। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अगर सपोज कर लो जैसे इसी m1 को कोई बंदा इधर से खींच रहा है अपनी साइड, तो ये क्या करेगा, ये बंदा तो स्ट्रिंग पे फोर्स लगाएगा, कोई फोर्स लगा के खींचेगा। बट m1 पे ये बंदा डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के थ्रू ये फोर्स लगेगा। तो स्ट्रिंग में जो होती है, जो फोर्स लगाएगी उसे हम बोलते हैं टेंशन। और टेंशन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, यानी एरो हमें किधर लगाना चाहिए, इस साइड या इस साइड। तो यहाँ देखो ये लिखा है ना कि ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जिसका हम एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया m1, और इससे अवे मतलब ये एरो ऐसे लगेगा और टेंशन टी लिख देंगे। तो बस हमें ये तीन फोर्सेस को दिखाना है एफबीडी में, और इन्हीं का ध्यान रखना है एफबीडी ड्रॉ करते समय। पहला क्या, अप्लाइड फोर्स, यानी जो जो ऑब्जेक्ट पे बाहर से लग रहा है। दूसरा क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका मास होगा उस पे वेट लगेगा ही लगेगा, वो हमें दिखाना ही दिखाना होगा। और उसका डायरेक्शन किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ। यानी अगर इस वेज वाले सिस्टम में देखो m2 का एफबीडी ड्रॉ करें, तो m2 क्या है, वो ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। तो सरफेस जो है उसका जहाँ पे है वो ऐसे है। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, वो यानी जो वेट लगेगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, वो यानी एकदम नीचे की तरफ, यानी एकदम नीचे की तरफ ड्रॉ जो होगी वो m2g लगेगा। तो ये एरो क्या हो गया, उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वेट का। तो वो सरफेस पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस सरफेस पर रखा है, उसके किस एंगल पर रखा है, वो उससे कोई मतलब नहीं, वो सीधा नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज वेट। एक फोर्स और है यहाँ पे हमारे पे, जब वो सरफेस पे रखा होगा, यानी अगर वो हवा में होगा तो बस हमें तीन फोर्सेस को देखना है। बट अगर वो किसी और फोर्स के, किसी और ब्लॉक के साथ या कहीं भी वो कांटेक्ट में है, तो वहां पे हमें एक और फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, डेट इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स तभी लगेगा जब वो जो ब्लॉक होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो किसी और सरफेस सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो। यानी कि अगर वो फ्री है, एयर में है, तो किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा। अगर ब्लॉक को हमने एयर में हैंग कर रखा है तो कहीं भी ये कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे mg नीचे की तरफ लगेगा। इसका वेट ये सेकेंड वाला, अप्लाइड फोर्स कुछ नहीं है, हैंग कर रहा है मतलब कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग से लटका हुआ है, तो स्ट्रिंग में क्या आती है, तो स्ट्रिंग में होती है टेंशन। और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट है हमारा तो इससे दूर लगा रहा होगा, यानी ये टेंशन ऊपर लग रही होगी। और ये किसी और के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। तो बस ये दो फोर्स लगेगी। बट अगर यही ब्लॉक को हम धरती पे रख दें
तो धरती पे रख दे तो क्या होगा, तो धरती पे रख देंगे तो इस धरती के साथ अर्थ के साथ क्या है, कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में जहां भी आएगा, जब भी ब्लॉक कांटेक्ट में आता है तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो आ जाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन भी अप्लाई करना पड़ेगा, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट एंड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, यानी जिस बॉडी का हम एफबीडी बना रहे हैं उसके तरफ। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इसका ड्रॉ करें, एफबीडी ड्रॉ करें, तो इसका एफबीडी क्या होगा, पहला तो इसका मास वेट लगेगा, अगर मास m है तो mg लग गया। दूसरा यहाँ कांटेक्ट में है, इस वजह से इस पे क्या लगेगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी धरती, और वो उसकी जो वैल्यू होगी हमने n मान लिया, एक वेरिएबल है, और जो ये एरो हो गया वो इस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, यानी जहाँ पे वो कांटेक्ट में रखा हुआ है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये हमारा मेन पॉइंट है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट जो हो किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो। लाइक अब इसमें देखते हैं वेज एंड ब्लॉक सिस्टम में, तो इसमें किधर लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन होगा हमारा, जैसे ये सरफेस पे रखा हुआ है तो यहाँ क्या बोला है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी जहाँ वो कांटेक्ट में है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, और टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट यानी टुवर्ड ब्लॉक की तरफ, तो ये एरो जो दिखा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फॉर वेज एंड ब्लॉक सिस्टम के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इन सभी ब्लॉक का एक बार एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, सो डैट कि बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाए। पहले हम लेते हैं फर्स्ट डायग्राम हमारा, इसको नेमिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि एक ब्लॉक है जो सिंपल एक सरफेस पे रखा हुआ है, अर्थ पे रखा हुआ है या टेबल पे रखा हुआ है, और इसका मास m1 है। तो इसका एफबीडी ड्रॉ करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। तो इसका एफबीडी ड्रॉ करना है। तो एफबीडी ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है इस पे। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कौन कौन सी फोर्स लगेगी। पहली लगेगी कौन सी, वेट, जो कि हमेशा लगेगी। वेट हमेशा लगेगा चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो अर्थ पे है तो हमेशा वेट लगेगा। दूसरा, अगर एक कांटेक्ट में है किसी सरफेस के साथ तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो यहाँ वो अर्थ के ये टेबल सपोज करो टेबल पर रखा हुआ है, तो टेबल के साथ कांटेक्ट में, तो टेबल क्या करेगी, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। और कोई अप्लाइड फोर्स तो है नहीं, अप्लाइड फोर्स है इस पे, तो अप्लाइड फोर्स जो है नहीं है, तो हमारा इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, टेंशन। टेंशन तभी लगेगी जब ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड, स्ट्रिंग या रोप से कनेक्टेड हो, तो ये भी नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा। तो हमारे पास सिर्फ हमें दो फोर्सेस लगानी है, एक तो वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट का डायरेक्शन किधर होता है, वेट का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो ये नीचे की तरफ आ गया वेट। और वेट की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज m1g। दूसरा है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट लगता है एंड नॉर्मल टू द सरफेस, यानी जिस सरफेस पर लग रहा है उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हमारा टेबल का सरफेस हो गया जो फ्लैट एकदम हॉरिजॉन्टल है, तो इसका डायरेक्शन वर्टिकल होना चाहिए और टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इसको नॉर्मल बोल दिया। तो ये हो गया हमारा एफबीडी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। नाउ सेकेंड ब्लॉक का ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन ड्रॉ करना लिखना सीखेंगे। सेकेंड ब्लॉक में क्या है, दो ब्लॉक है, एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है। सेकेंड में हमारे पास दो ब्लॉक है, एक है m1 और दूसरा है m2।
तो गाइस देखो, पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इंडिविजुअल बॉडी की बनती है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का बनता है, यानी M1 का अलग बनाएंगे, M2 का अलग बनाएंगे। तो M1 का हम ड्रॉ करते हैं, ये M1 है। तो M1 पे कौन कौन सी फोर्स डायरेक्ट लग रही है, एक तो इसका मास लगेगा, वेट लगेगा M1 जी। दूसरा क्या लगेगा, यहाँ पे हमने वेट लगा दिया, डन। हमें टेंशन की जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन है नहीं, स्ट्रिंग है नहीं, तो टेंशन नहीं है। तीसरा, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन में यहाँ पे देखोगे तो ये दो जगह कांटेक्ट में है। एक तो ये टेबल के साथ कांटेक्ट में है, और दूसरा ये M2 के साथ कांटेक्ट में है, M2 के साथ कांटेक्ट में है। यानी कि इसके पास दो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, एक जो टेबल लगाएगा और दूसरा M2 लगाएगा। तो पहले हम टेबल वाला ड्रॉ करते हैं। टेबल वाला उसके निचले सरफेस पे लग रहा है, यानी यहाँ पे लग रहा है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, मतलब M1 की तरफ, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं N1। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है हमें, जो M2 लगा रहा है। तो M2 इस पे रखा हुआ है, यानी कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब ऊपर वाले की वजह से नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, क्योंकि कांटेक्ट में होता है तो हमें नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करना होता है, हमें वेट कंसीडर नहीं करना होता है। यानी ऊपर ऐसा नहीं लिखोगे कि ऊपर वाले का वेट इस पे लगा दो FBD में, हमें उसके से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसे ड्रॉ करना है। तो ऊपर वाले से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम M1 का FBD बना रहे हैं, तो यानी कि एरोज होना चाहिए वो M1 की साइड होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड को हमने ले लिया, N2 ले लिया। तो यहाँ पे हमें ये टेंशन सोचना नहीं है कि इसका mg का क्या होगा, इसमें इस पर लगे, उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। हमें सिर्फ एक ही फोर्स सोचनी है, नॉर्मल रिएक्शन, जहाँ भी कांटेक्ट होगा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस यहाँ पे है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग सकती है। यानी ऐसा ना हो कि हम पहले तो M2 भी ड्रॉ कर दें और दूसरा M2G का जो वेट लग रहा हो उसे भी ड्रॉ कर दें। यानी कि N2 के साथ साथ मैं क्या करूँ, अगर M2G भी यहाँ दिखा दूँ कि M2G भी इस पे लग रहा है, तो ये गलत FBD हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम गलत है। रीज़न क्या है कि एक ब्लॉक से सिर्फ एक ही फोर्स लग सकता है, एक फोर्स लग सकता है। तो हमें या तो N2 लें या फिर M2G लें। तो बट अगर मल्टीपल इसके ऊपर भी ब्लॉक आ जाएगा तो N2 M2G जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। इस वजह से हम M2G ना लेकर डायरेक्ट N2 लिखते हैं, जो कि वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ से हमें ये हटाना होगा, वेट नहीं लिखना है, ड्रॉ नहीं करना है, हमें ड्रॉ करना है N2 यानी नॉर्मल रिएक्शन। तो ये तीन फोर्सेस हो गई जो हमारी M1 पे लग रही है। अब M2 का FBD क्या होगा, तो M2 जो है वो M1 के ऊपर रखा हुआ है, ये M2 हो गया। तो सबसे पहले तो इसका अपना वेट जो होगा वो नीचे की साइड लगेगा। तो जो इसका वेट होगा दैट इज M2G, ये नीचे लगेगा। दूसरा ये कांटेक्ट में है M1 के साथ, तो M1 के साथ है, तो यानी कि M1 क्या करेगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब वो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम M2 का FBD बना रहे हैं, तो वो M2 की तरफ होना चाहिए, यानी कि एरो जो होनी चाहिए वो M2 की तरफ होना चाहिए। यही जबकि M1 के केस में एरो M1 की साइड था। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जितना नॉर्मल रिएक्शन M1 पे M2 ने लगाया था, M1 पे M2 ने लगाया था, उतना रिटर्न नॉर्मल रिएक्शन जो होगा M1 M2 पे लगाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन की वजह से। इस रूल की वजह से क्या होगा कि जितना M1 ने M2 ने इस ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले पे फोर्स लगाया था, उतना ही फोर्स नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाएगा। यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो N2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसके अलावा और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा इस पे, ना ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो इस वजह से सिर्फ इसका FBD यही बनेगा। तो ये सिंपल सा FBD हो गया जब दो ब्लॉक हो। अब तीन ब्लॉक के केस में क्या होगा,
तीन ब्लॉक केस में ये M1 है, इसके ऊपर M2 है और इसके ऊपर M3 है। तो सेम चीज़ हम करेंगे, सभी ब्लॉक का पहले अलग अलग एफबीडी बनाना है M1 पे। अब रूल क्या है एफबीडी का, जो इस पर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है वही ड्रॉ करना है। तो डायरेक्ट फोर्स जो होगा हमारा, एक तो M1G इसका वेट, दूसरा अर्थ की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन N1, N1 N2 कोई सा भी नाम ले सकते हैं, वेरिएबल है। इसके बाद M2 के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो M2 इस पर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और टूवर्ड्स डायरेक्ट एरो की तरह होना चाहिए, M1 की साइड होना चाहिए क्योंकि M1 की एपीडी बना रहा है। और N2 हो गया। N3 M3 यानी मास 3 जो है, इसका कोई फोर्स हमें इस यहाँ पे नहीं दिखाना है क्योंकि वो इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में सिर्फ M2 है। तो M2 जो होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन हमें दिखाना होगा। अब एक्चुअल में क्या होगा कि जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना, तो N2 क्या करेगा, इन सबको बैलेंस करके रहेगा। मतलब M2 में जो वैल्यू आएगी ना, वो ये सभी के वेट के इक्वल आ जाएगी, वो इक्वेशन में आ जाएगा, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ सिंपल रूल एफबीडी कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सीखना है। इसके बाद M2, तो ये M2 है, नीचे M1 है, ऊपर M3 है। तो पहले तो इसका वेट लग जाएगा, सबसे पहले वेट ड्रॉ कर दो वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा M1 नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो वो एरो ऐसे बन जाएगा। और इस पे M1 पे जितना इसने लगाया था उतना M1 इसको रिटर्न कर देगा, यानी कि N2 लगाया था तो N2 इस पे रिटर्न हो गया। अब इसके साथ साथ जो M2 है वो M3 के साथ भी कांटेक्ट में है, यानी M3 भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यानी M2 के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ गया उसका डायग्राम ये होगा, एरो होगा डायरेक्शन, M2 का बना रहे हैं तो M2 की साइड में, और मैग्नीट्यूड ले लिया हमने M3 N3, हमें ये भी वेरिएबल है, तो ये बन गया इसका एफबीडी। इसके बाद M3 का बनाते हैं, तो M3 पे डायरेक्ट M3G, और इसने जितना M2 पे फोर्स लगाया था M2 वापस इस पे उतना ही फोर्स लगा देगा। तो इसने लगाया था N3, तो N3 यहाँ वापस इस पे लग गया। तो इसमें ये बन गया हमारे फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम का रूल है। कुछ नहीं करना, जो फोर्सेस लग रही हैं उसको विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर देना। तो ये तीन ब्लॉक सिस्टम का हमारा एफबीडी बन गया। अब बाकी बनाएंगे अभी, उससे पहले हम इक्वेशन सीख लें कि इक्वेशन कैसे ड्रॉ लिखे जाते हैं। ये दोनों भी इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इससे पहले हम सिंपल एक इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं वो समझ लेते हैं। देखो ये थर्ड फोर्थ एंड जो फिफ्थ रूल है वो हम बताते हैं कि इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं। इक्वेशन क्या है, तो जो फोर्सेस लग रही हैं उसके इक्वेशन लिखने होते हैं। यानी हम सेकेंड लॉ में, न्यूटन सेकेंड लॉ में जो फॉर्मूला आता है F=ma, एफ नेट इक्वल टू एम ए, इस फॉर्मूले, यानी ये इक्वेशन लिखने होते हैं सभी ब्लॉक के लिए। अब उसका रूल क्या है वो देख लेते हैं। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ बोल रहा है कि if object is in equilibrium in a particular direction then equate the magnitude of opposite forces। यानी कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिसमें भी ऑब्जेक्ट जो होगा इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि नेट फोर्स जीरो है उस पर, और रेस्ट पे है नेट फोर्स जीरो है, तो हम क्या करेंगे, हम अपोजिट फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे। रीजन क्या होगा कि अपोजिट फोर्सेस कैंसिल हो रही होंगी, तभी तो वो रेस्ट पे है, वो इक्विलिब्रियम पे है, वो मूव नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अपोजिट फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे। अब इस पहले हमने जो एफबीडी ड्रॉ किया था पहला वाला, वो हमारा ये वाला था। अब इसमें इक्वेशन क्या बनेगा, देखो दो डायरेक्शन देखने हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में हमें इक्वेशन बनाने हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में, ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है, रुकी हुई है। यहाँ पे सारे ब्लॉक रेस्ट पे, यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया कि ये मूव कर।
तो ये रेस्ट पे है तो क्या होगा कि अपोजिट फोर्सेस जो होंगी वो कैंसिल कर होंगी, डेट मीन्स कि उनको इक्वेट करना है। तो वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल में सिर्फ M1G लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि इस केस में क्या होना चाहिए, N1 इक्वल टू M1G। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। यानी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, M1 इंटू जी। अब देखो हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो यहाँ कोई इक्वेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है ये वाला। यहाँ पे दो एफबीडी बने थे हमारे, फर्स्ट एफबीडी ये, सेकेंड एफबीडी ये। तो हर एफबीडी का जो अलग इक्वेशन बनेगा, पहले हम बनाते हैं M1 का। तो M1 का ओरिजेंटल में कुछ नहीं है यहाँ, तो इसको ओरिजेंटल में नहीं बनाना, वर्टिकल में बनाते हैं। तो वर्टिकल में रेस्ट पे है, ब्लॉक रुका हुआ है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा। तो डेट मीन्स कि अपोजिट फोर्स को इक्वेट करनी है। तो देखो नीचे की साइड कौन कौन सी फोर्स लग रही है, N2 एंड M1G। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में है, तो यानी N2 प्लस M1G हो जाएंगी। ये किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट N1 लग रहा है, यानी ये N1 के इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए। उसके बाद हर ब्लॉक से हमें एक ही इक्वेशन मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, यानी दो इक्वेशन मिलेंगे बनाने हैं। तो वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में यहाँ कुछ नहीं है तो वो नहीं बनेगा, सिर्फ वर्टिकल वाला बनेगा। अब M2 का ड्रॉ करें, तो N2 ऊपर लग रहा है, M2G नीचे लग रहा है, तो बस इक्वेट कर देना है रेस्ट पे। तो ये दो इक्वेशन आ गया, यानी N2 इक्वल टू हो गया M2G। दो इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन ये रहा। अब N2 की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, M2G है। N1 की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ N2 है ना तो यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा N1 इक्वल टू, N2 हो जाएगा M2G प्लस M1G। यानी जो नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा, M2 का वेट प्लस M1 का वेट। अब देखो यहाँ पे N1 क्या है, ये वाला फोर्स है जो एकदम ग्राउंड पे लग रहा है, वो वाला फोर्स है। वो क्या है हमारा, N1 है। अब N1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से लग रहा है मतलब N1 की वैल्यू क्या आ रही है, इसका वेट प्लस में इसका वेट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि N1 दोनों का वेट इंक्लूड कर चुका है, यानी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं इस पे इसका भी वेट ड्रॉ करता, M2 का भी वेट ड्रॉ करता, तो वो गलत हो जाता। हमें कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही फोर्स लेना है, नॉर्मल रिएक्शन जहाँ भी कॉन्टेक्ट होगा। तो ये अपने आप सेल्फ एडजस्ट करके वो इक्वेशन बना देता है। थर्ड ब्लॉक में चलते हैं। थर्ड ब्लॉक में पहला हमारा ये था, पहले का, दूसरे का एफबीडी ये था, तीसरे का एफबीडी ये था। तो इससे इक्वेशन बनेगा, N1 ऊपर है बाकी सब नीचे है, यानी M1G प्लस N2। इससे क्या बनेगा, N2 इक्वल टू M2G प्लस N3। और इससे क्या बनेगा, M3 इक्वल टू M3G। तीन इक्वेशन हो गए। तो देखो यहाँ से N3 की वैल्यू पता है, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 हो जाएगी M2G प्लस M3G। अब M2 क्या था, N2 क्या था, तो N2 जो था, जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, तो वो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो हमारा ऊपर वाले का वेट और सबसे ऊपर वाले का वेट दोनों को कंबाइन कर रखा है। तो हमें अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये इसी में नॉर्मल रिएक्शन में आ जा रहा है, एडजस्ट कर दे रहा है। अब N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1G प्लस में N2 की वैल्यू रखेंगे, तो वहाँ आ जाएगा M2G प्लस M3G। यानी कि यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन है ग्राउंड वाले का, वो तीनों के वेट को इंक्लूड कर रहा है। तो सिंपली हमें सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है, वो सबको इंक्लूड कर लेता है जहाँ भी कॉन्टेक्ट हो। तो ये तीन ब्लॉक हो गया और तीन इक्वेशन हो गया। तो हमें कैसे इक्वेशन बनाना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इक्वेशन बनाने हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं था क्योंकि ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब मान लो हॉरिजॉन्टल में अगर मोशन होता, मोशन कैसे होता, अगर कोई फोर्स होता तभी होता, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। अगर
इस वाले ब्लॉक को हम एफ फोर्स से खींच रहे होते हैं। तो इसका हॉरिजॉन्टल में एफ बी डी क्या होता, जो सिंगल ब्लॉक था हमारा M1, इसको हम एफ फोर्स से खींच रहे हैं, और जो हमारा इस सरफेस है वो स्मूथ है, यानी कि कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगने वाला। तो स्मूथ है तो हॉरिजॉन्टल में कौन सी फोर्स लग रही है इस पे, तो सिर्फ अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है एफ, और उसका डायरेक्शन क्वेश्चन के हिसाब से तो खींच रहे हैं, मतलब कि अवे होना चाहिए, तो ये एरो अवे हो गया। अब इसमें इक्वेशन कैसे बनेगा, इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हमारा जो सेकेंड लॉ है न्यूटन का, एफ इक्वल टू एम ए फॉर्मूला देता है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई इस पे हॉरिजॉन्टल में, तो नेट फोर्स जो हो गई वो एफ हो गई, और उसको हमें क्या करना होगा, एम में से इक्वेट कर देना होगा। तो एम क्या है, मास, मास हो गया m1, और ए है एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और उसको इक्वेट कर देना है नेट फोर्स से, यानी कि एफ से। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता। अब मान लो यहाँ पे ये सिंपल सा इक्वेशन है, अगर मान लो यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं, F1 से कोई बंदा इधर खींच रहा है और एक बंदा F2 से इधर खींच रहा है, तब इक्वेशन क्या होती, और F1 F2 इक्वल नहीं है, तब इक्वेशन क्या होती। तो उस केस में भी ये जो इक्वेशन बनता हमारा वो क्या बनता, तब हमें क्या करना होता है, एफ नेट निकालना है सबसे पहले। एफ नेट क्या होगा, अगर सपोज कर लो F1 ज़्यादा है F2 से, तो एफ नेट हो जाएगा, दोनों अपोजिट में है, यानी F1 माइनस F2, ये इक्वेशन हो, नेट फोर्स लगता है F1 माइनस F2। अब नेट फोर्स आ गया, उसको किससे इक्वेट कर देना है, मास इंटू एक्सेलरेशन से, यानी कि ये इक्वेशन चेंज हो जाता, F1 माइनस F2 इक्वल टू M1 E। तो ये सिंपल सा इक्वेशन बन जाता। तो जितना भी इस पे फोर्स लगाओ हॉरिजॉन्टल में, पहले हमें नेट फोर्स फाइंड करना है और उसको एम ए से इक्वेट कर देना है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन से हमें इक्वेट कर देना है उसको, दैट शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स, और वहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अगर वर्टिकल में रेस्ट पे नहीं होता तब भी हम क्या करते हैं, अपोजिट फोर्सेस को माइनस करते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं एफ एम ए से। अब हम आगे चलते हैं वेज एंड ब्लॉक सिस्टम। वेज और ब्लॉक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जा आता है इसमें, क्योंकि इस पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है उसका डायरेक्शन बदल जाता है, और उसका रीजन हम पढ़ चुके हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन लगाना है हमें, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जो पहले भी था, बट ये लाइन की वजह से इसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा। अभी हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे अलग होता है ये दिखेगा हमें। ये है हमारा वेज और ये है हमारा ब्लॉक। ये वेज जो है थीटा एंगल पे है। अब इसका मास हम लिख लेते हैं, सपोज कर लो इसका मास m1 था, ब्लॉक का m2 था। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो ब्लॉक जो है वो इस टाइप के सरफेस पर रखा हुआ है, और ये सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये हो गया हमारा ब्लॉक। अब देखो इसमें एबिलिटी ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या क्या लिखना होगा वो समझते हैं। पहले तो हमें मास mg यानी वेट लगाना होगा, तो वेट का डायरेक्शन तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका मास m2 था तो m2 g हो गया, ये वेट हो गया। दूसरा क्या लगेगा, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है नहीं, वेट हमने लगा लिया। दूसरा टेंशन, तो टेंशन लगेगा नहीं क्योंकि स्ट्रिंग है नहीं। तीसरा नॉर्मल रिएक्शन, सिंस ये ब्लॉक जो है कांटेक्ट में है वेज के साथ, तो वेज क्या करेगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यानी पुश करेगा इसको। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस सरफेस के हिसाब से परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये बनेगा।
तो एरो हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एंड जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम उसको एन लिख लेते हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए इसका डायरेक्शन हम एरो एन ऐसे हो गया। इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगी तो और कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब यहाँ पे ये भी मान लेते हैं कि जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ है, तो इस पे फ्रिक्शन का बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो हमारा ये जो वेज है वो फिक्स्ड है, यानी वेज जो होता है वो आगे मूव नहीं कर सकता, सिर्फ ब्लॉक जो है वो फ्री है मूव करने के लिए। अब गाइज अगर इस टाइप का हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो हम देखेंगे कि जो ये ब्लॉक होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, या फिर तुम क्या करो, अगर ऐसे ही कुछ स्लांट टाइप का वेज बना लो और उस पर अपनी किताब रख के देखना, तो किताब क्या होगी, बुक क्या होगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, यानी कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा उसका। तो इस साइड में पैरेलल टू प्लेन ऑफ द वेज कोई फोर्स होना चाहिए जो इसको इस साइड मोशन करा रहा है। तो वो फोर्स कौन सा होगा, हमारे पास तो सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है। हम देख रहे हैं कि एन जो है वो तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो m2g यानी वेट जो है, वेट के एक कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। तो उसको अगर हम वेट के कंपोनेंट ड्रॉ करें तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, वेट का जो होगा दो कंपोनेंट होगा, एक होगा वेज के अलोंग होगा, वेज के अलोंग हो गया, और दूसरा जो होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा m2g cos थीटा, और ये इधर वाला हो जाएगा m2g साइन थीटा, m2g साइन थीटा, यानी m2g साइन थीटा की वजह से ये क्या है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसको अगर क्लियर एफबीडी बनाए तो ये हो जाएगा हमारा ये वेज हो गया, ये ब्लॉक हो गया। ब्लॉक के ऊपर लग रहा है एम जी, एम जी हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एंड एम जी का जो दो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा एंड दिस वन एम जी कॉस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसकी वजह से एम जी साइन थीटा की वजह से ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे की तरफ स्लिप करेगा, और सपोज कर लिया कि ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। तो अब हम इक्वेशन बनाए, तो इक्वेशन हमेशा हमें क्या किस डायरेक्शन पढ़ा बनाना है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एंड अलोंग द सरफेस बनाना है, यानी कि एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में। तो इसको मैं बोलता हूँ एक्स डैश और इसको वाई डैश। तो एक्स डैश में जो इक्वेशन बनेगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स एक्स डैश में है एम जी साइन थीटा, और इसको इक्वेट करना होगा किससे, हमें एफ नेट इक्वल टू एम ए से, और जो ये एक्सेलरेशन होगा वो इसी एक्स डैश डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए एक्स डैश, ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश में इक्वेशन। और यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी जी साइन थीटा, यानी कि एक्स डैश में जो इसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा होगा। दूसरा इक्वेशन बनाना है वाई डैश अलोंग, वाई डैश के अलोंग देखेंगे तो हमारे दो फोर्सेस में, एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और दूसरा वेट का जो कंपोनेंट है वो लग रहा है, और जब ये स्लाइड करेगा तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी वाई डैश डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। तो डैट मीन्स कि अपोजिट फोर्स को क्या करना होगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो N1 ऊपर लग रहा है और एम जी कॉस थीटा नीचे लग रहा है, तो N1 जो होना चाहिए वो एम जी कॉस थीटा के
इक्वल होना चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम है फॉर वेज एंड ब्लॉक सिस्टम। इक्वेशन कैसे बनेंगी, एफ नेट इक्वल टू एम है, बस ये याद रखना, ये बेसिक है। इसके बाद था हमारा पुली और ब्लॉक सिस्टम का। इस पुली और ब्लॉक सिस्टम में देखो, तो हमें निकालना है कि M1 पे कितनी फोर्सेस लग रही है, M2 पे कितनी फोर्सेस लग रही है। तो पहले हम पुली का FBD ड्रॉ करते हैं। तो पुली का FBD ड्रॉ करेंगे तो ये सिस्टम कुछ इस टाइप से है। यहाँ एक रॉड है, इस रॉड पे पुली लगी हुई है और इस सरफेस से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो पुली के ऊपर से पास हो रहा है, और दूसरे एंड पे एक ब्लॉक लटका हुआ है। पुली का मास जो है M1 है, ब्लॉक हो गया M2 हो गया। तो पहले तो FBD बनेगा कैसे, तो सिंपल हम पहले ब्लॉक का बनाते हैं। तो M2 ब्लॉक जो है हमारा, पहले तो इसका वेट लगेगा M2 जी। इसके अलावा ये किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है नहीं, यानी नॉर्मल रिएक्शन इस पर नहीं लगने वाला, जो होगा नहीं लगेगा। बट ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है तो यानी टेंशन लगेगी इस पे। अब टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो टेंशन का डायरेक्शन जिस बॉडी का FBD बनाते हैं उससे अवे होना चाहिए। यानी कि ये रस स्ट्रिंग जो होगी इस बॉडी के हिसाब से अवे, यानी कि दूर की साइड में अवे लगेगी, ये हो जाएगा एरो ऊपर की साइड में। और टेंशन की वैल्यू हमने T से रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नीट्यूड को। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रिंग, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, यानी कि अगर हमने मान लिया कि स्ट्रिंग इज मासलेस, देन टेंशन इन स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म, यानी कि उसके हर पॉइंट पे सेम टेंशन होगी। यहाँ पे लिखोगे वही टेंशन होगी, यहाँ पे वही होगी, यहाँ पे वही होगी, यहाँ पे जितनी थी। अगर स्ट्रिंग को हम मासलेस अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग का मास बहुत कम है, इस ब्लॉक को मान लो 5-10 kg होगा, और ये स्ट्रिंग जो है पतली सी है, वो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम ऐसे होगा। तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल टाइप का हो गया। तो इसे हमने आइडियल केस लेते हुए, आइडियल केस में हम लेंगे तो स्ट्रिंग को मासलेस लेंगे, और टेंशन क्या हो जाएगी इससे, ये होगा कि यूनिफॉर्म होगा। यानी यहाँ यहाँ पे हमने T ड्रॉ किया है, तो यहाँ भी T होगा, यहाँ भी T होगा। तो ये हमारा FBD हो गया ब्लॉक का। अब पुली का FBD क्या होगा, पुली को हम ड्रॉ करते हैं पहले। पुली जो है कनेक्टेड है हमारे रॉड के साथ, और दो स्ट्रिंग जा रही है इसके ऊपर से, दो एंड हो गए, और किसी के साथ कनेक्ट है नहीं, तो और कोई फोर्स लगाएगा नहीं। अब देखो ये स्ट्रिंग दो जगह से कनेक्टेड है पुली के साथ, इसके ऊपर से पास करिए, मतलब दो डायरेक्शन में खींच रही होगी। तुम सिंपली फील करके देखो, स्ट्रिंग की जगह, इस पुली की जगह अपना हाथ रखो और ये पूरा ब्लॉक उससे लटका दो, तो तुम्हें फील होगा कि स्ट्रिंग जो होगा तुम्हें इस साइड भी खींच रहा है और नीचे की साइड भी खींच रहा होगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। अब जो फोर्स लगेगा इस पुली पे, एक तो इसका अपना वेट हो जाएगा, तो इसका वेट कितना होगा, जो इसका मास था M1G, और दूसरा जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, तो स्ट्रिंग फोर्स कौन सा लगा रहा है, डेट इज टेंशन। और टेंशन हर जगह यूनिफॉर्म है, बिकॉज हमने मान लिया है आइडियल कंडीशन, डेट इज स्ट्रिंग इज मासलेस। तो यहाँ भी टेंशन लगेगा, और टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी पुली के लिए ड्रॉ करना है तो पुली से दूर, ये हो गया टेंशन। ये हो गई हमारी स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रही थी उसका डायरेक्शन। अब ये रॉड फोर्स की सर लगाएगा, उसका डायरेक्शन कैसे हम लिखेंगे, तो रॉड पुली पे कितना फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमें देखना है। तो गाइस रॉड कनेक्टेड है तो ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा पुली पे, तभी तो ये
बैलेंस कर रहा है इस स्ट्रिंग के फोर्सेस को। तो देखो, जहाँ भी एंगल पे दिया हो, हमें हॉरिजॉन्टल नहीं पता हो कि एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल में लग रहा हो, तो हम क्या करेंगे कि उसके दो कंपोनेंट ले लेंगे। यानी रॉड का जो फोर्स लग रहा होगा उसके हमने दो कंपोनेंट ले लिया। एक कंपोनेंट हमने ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल में, आर एक्स, ये भी एक नॉर्मल डायरेक्शन टाइप का ही है, आर एक्स, और दूसरा वर्टिकल में आर वाई। यानी कि जो रॉड के थ्रू जो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय रॉड, जो रॉड से फोर्स लग रहा है वो हो गया एक आर एक्स आई कैप में, यानी एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा वाई डायरेक्शन में। तो ये हो गया फोर्स जो रॉड अप्लाई कर रहा है। यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अगर आर एक्स और आर वाई की वैल्यू आ जाएगी तो नेट फोर्स जो आ जाएगा हमारा, हमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर से। यानी कि वो कुछ इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा रहा होगा, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वेट करेंगे, क्योंकि पुली जो है वो रुका हुआ है, वो मूव कर नहीं रहा, फिक्स पुली है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल में ये टी अपोजिट है आर एक्स के, यानी आर एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो टेंशन के इक्वल हो जाएगी, एंड आर वाई की वैल्यू जो हो जाएगी, ऊपर की साइड आर वाई लग रहा है, नीचे की साइड एम वन जी एंड टेंशन दोनों लग रहा है, यानी एम वन जी प्लस टेंशन। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बना, दूसरा इक्वेशन ये बना। अब तीसरा इक्वेशन इस ब्लॉक से बना लेते हैं। तो ये ब्लॉक भी रुका हुआ है क्योंकि ये फिक्स है, यहाँ पे स्ट्रिंग टूटी नहीं है, फिक्स है, तो मतलब रुका ही रहेगा। तो डेट मीन्स कि टेंशन जो होगा वो एम टू जी के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट फोर्सेस को इक्वेट कर देना है, यानी टेंशन की वैल्यू एम टू जी आ गई है, तीसरा इक्वेशन। अब हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, टेंशन के इक्वल है, और टेंशन जो है वो एम टू जी के इक्वल है थर्ड इक्वेशन से, एंड टेंशन की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आर वाई आ जाएगा। तो आर वाई कितना आ गया, एम वन जी प्लस एम टू जी, एम वन जी प्लस एम टू जी। तो ये हमारा आर वाई भी आ गया, यानी आर वन आर एक्स भी आ गया, आर वाई भी आ गया। और रिजल्टेंट निकालना होगा नेट फोर्स अप्लाइड बाय रॉड, जो हो जाएगा वो हम क्या करेंगे, एम टू जी का स्क्वायर प्लस एम वन प्लस दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमें नेट फोर्स रॉड जो अप्लाई करेगा वो आ जाएगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा आई कैप जे कैप है, ये आई कैप है, हम टेन थीटा ले लेते हैं। तो टेन थीटा में यहाँ से देखो, यानी कि हमारा जो रॉड फोर्स लगा रहा होगा ये थीटा ले लिया, तो टेन क्या होगा, आर वाई बाई आर एक्स। तो टेन किस एंगल पे लगेगा, आर एक्स आर वाई बाय आर एक्स, और आर वाई की वैल्यू यहाँ से रख दो, आर एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दो। तो एम वन जी प्लस एम टू जी डिवाइडेड बाय एम टू जी, और यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, दैट इज टेन इनवर्स दिस वन, वन प्लस एम वन एम टू, ये आ जाएगा हमारा एंगल। तो हमें पता चल जाएगा कितने एंगल पे आर वन की वैल्यू, रॉड जो होगा वो पुली को पुश कर रहा होगा, कितना फोर्स लगाएगा वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर से, और कितना एंगल पे लगाएगा वो उस टेन थीटा से निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है ये, कैसे एफबीडी ड्रॉ किया जाता है, कैसे ब्लॉक सिस्टम, मल्टीपल ब्लॉक में कैसे इक्वेशन बनेंगे, वेज एंड ब्लॉक सिस्टम में कैसे बनाएंगे, अगर इसके अलावा पुली आ जाएगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये बहुत बेसिक बेसिक था। एक और पुली का एग्जांपल ले लेते हैं कैसे ड्रॉ करना है। जैसे एक हैंगिंग पुली है, ये पुली हैंग कर रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर रही है जो फिक्स है, और दूसरे स्ट्रिंग
का एंड जो है वो एक ब्लॉक से लटका हुआ है, ये M2 और इसका मास M1। तो अब देखो इस पुली का बनाओगे तो पुली के साथ तो एक तो ये ऊपर वाला स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग ये वाला है, नीचे वाला है। तो ये दोनों स्ट्रिंग के दो एंड है, तो ये दो एंड की तरफ से फोर्स लगाएगा। अब देखो स्ट्रिंग ये पहला है, दूसरा है, ये सेम दूसरा वाला यहाँ से लेके ये दूसरे एंड तक पूरा का पूरा सेम है। तो अगर हमने इसे अज्यूम कर लिया कि मासलेस है, दैट मीन्स कि इन दोनों जगह टेंशन सेम होगी, यानी दोनों एंड पे पुली के जो फोर्स लगी हुई सेम होगी। तो इसको हमने मान लिया टेंशन दैट इज T1 ये भी T1 होगा क्योंकि सेम ही होगा, सेम स्ट्रिंग है और मासलेस है। अब ये वाला जो स्ट्रिंग है फर्स्ट स्ट्रिंग वो डिफरेंट है, यानी कि वो सेकेंड स्ट्रिंग का पार्ट है नहीं। तो डिफरेंट स्ट्रिंग होता है, डिफरेंट स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगी। तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू लिख लेते हैं वो T2 लिख लेते हैं, यानी ये दोनों अलग अलग हो गई। तो ये पुली का FBD बन जाएगा। इसके अलावा इसका वेट भी लगेगा, तो M1G। बस, तो ये हमारा पुली का FBD हो गया। अब इस ब्लॉक का FBD क्या बनेगा? तो एक तो इसका M2G लगेगा नीचे, और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन, और ये टेंशन वही होगा जो इस स्ट्रिंग में टेंशन है, तो हर पॉइंट पे सेम होगा, दैट इज T1 था हमने माना था, तो T1 हो गया। तो अब इक्वेशन बनाएंगे तो इस ब्लॉक से इस सिस्टम रेस्ट पे है, तो यानी T1 इक्वल टू M2G, और इसका जो बनेगा ऊपर के साथ T2 लग रहा है, यानी T2 अकेले बैलेंस कर रहा होगा किसको किसको, T1 प्लस T1 यानी 2T1 प्लस M1G, सेकेंड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बन जाएंगे, और T1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से मैं यहाँ रख दूंगा, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल सा इसका FBD बन गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।